हाय, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो सफलता टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है आज का, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। ये वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, या चेतना का विज्ञान, या आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान समय मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में मेरे प्यारे से विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मनोविज्ञान को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या आत्मा का विज्ञान। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बात करें तो मनोविज्ञान का जो जन्म है वो किसके रूप में हुआ था? ये भी आपको दर्शन शास्त्र की एक शाखा, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुआ था। मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो कौन माने जाते हैं? अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु को माना जाता है। बात करें प्रारंभ में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता था? तो आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ध्यान रख लेना है, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान के नाम से जाना जाता था, और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ किससे है? शिक्षा से है। जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है। यह कथन जिनका है कौन है? ये कथन किसने कहा है? स्किनर ने, एलेस्क्रो ने, टेलफोर्ड ने, कॉल्सनिक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से है, जो सामाजिक और मनोविज्ञान है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? स्किनर, एलेस्क्रो, टेलफोर्ड, या कॉल्सनिक। तो ये कथन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्किनर का। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है वह है। ये विषय वस्तु है, वास्तु नहीं है। विषय वस्तु किससे संबंधित? शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, व्यक्ति का व्यवहार, यह व्यक्ति का मानसिक जीवन। क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है शरीर रचना प्रकार का, मनोवैज्ञानिक प्रकार का, समाजशास्त्रीय प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार बताए जंग के अनुसार। किसने बताए? जंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व बताया है। तो ये किसके प्रकार है? मनोवैज्ञानिक प्रकार है। क्या प्रकार है ये? मनोवैज्ञानिक। बी वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी कौन सा काल है जिसको शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर एथेंस काल, स्पार्टा काल, होमर काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है इसको। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उत्तर एथेंस काल को। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी खाली जगह परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली ने प्रतिभाशाली
जो बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसकी परिभाषा किसके लिए किस प्रकार से दी है? त्रिमुखी, चार पंक्तीय, चार स्तरीय या त्रिवृत्तीय परिभाषा। प्रतिभाशाली की जो परिभाषा दी है रेंजुली ने, वो किस प्रकार की है, इसलिए वो प्रसिद्ध है, ये बताना है यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको भी। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। संवेग दिशानिष्ठ व्यक्ति परक भावना है और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कम ध्यान दिया जाता है, किस पर? कम ध्यान पर ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में नहीं होती बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, इस बात पर कम ध्यान दिया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए खाली जगह, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? शिक्षक को पहल करनी चाहिए, समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, अक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति का निरीक्षण करने की आवश्यकता सही है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थियों में बदलाव आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, जैसे जैसे विद्यार्थियों में बदलाव आता है उसके अनुरूप शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी वो बदस्तूर निःशुल्क क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चल रही है, वो रीट के लिए, रीट विशेष के लिए है, साथ साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी साइकोलॉजी की चल रही है। इसके बाद जैसे रीट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए क्लासेस शुरू की जाएंगी। बदस्तूर क्लासेज आपको मिलेंगी वहाँ पर, व्याख्या सहित पूरा डिसिप्लिन के साथ क्लास आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का बैच पूरा का पूरा हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, निःशुल्क सारी क्लासेज, पूरा का पूरा कोर्स, साथ साथ फर्स्ट पेपर की तैयारी भी आपके लिए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में करवाई जाएगी। कक्षा 7th का विद्यार्थी यानी 7वीं कक्षा का विद्यार्थी गणित में त्रुटि करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को दिखाएंगे कि त्रुटि कहाँ थी, शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे, बी शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध करवाएंगे, सी शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण वाक्य है वो कौन सा है? यहाँ पर ये देखना है आपको कौन सा कथन सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा से करे कि उस पर कहाँ पर गलती हुई है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, वी.एफ. स्किनर, यूरी बोर्नफ्रेन, ब्रेंडर। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किसने कहा था? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेव वाइगोत्स्की ने। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है बच्चों को, ये कथन किसका है? लेव वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? यानी व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान जब शिक्षक को होता है तो शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझाने में,
क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की सफलता की स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में सभी शिक्षकों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। तो व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को आवश्यक है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्तिगत ज्ञान होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, तो उसके अनुरूप शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है? क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती है? विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना की जाती है? कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता का आकलन किया जाता है? डी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। तो यहाँ पर समाज में लिंग समानता का मापदंड क्या हो सकता है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो कथन रहेगा वो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना करनी चाहिए, जिससे लिंग समानता का मापदंड किया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रविधि के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन में संबंधित है? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो कथन है वो कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? तो प्रगतिशील शिक्षा किस पर निर्भर करती है? तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। यही प्रगतिशील शिक्षा का के लिए महत्वपूर्ण कथन होगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, उपरोक्त सभी। तो संस्कृति का शिक्षा पर शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है? उपयुक्त सभी पड़ता है। डी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा। ये सभी प्रभाव देखे जा सकते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने की सख्त विरोधी है। जो रैगिंग होती है स्कूलों में और धमकाया जाता है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर होगा, पारंपरिक स्तर होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर होगा, उत्तर पारंपरिक स्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। अब भाषा को समझना है पहले, उसके बाद इसका आंसर निकल के आएगा आपका कौन सा आता है, तो ये आपको बताना है जल्दी से जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहेगा उत्तर पारंपरिक स्तर। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने में माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। लड़कियां और अलावान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। सी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो कि इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलावान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने में माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है। क्या करता है? दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि
दैनिक आधार पर घर से उनके माता पिता या विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। बी, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं उनके निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। वे सीखने के लिए तैयार ना हो। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि वो सीखने के लिए तत्पर या तैयार ना हो। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर तत्परता का नियम महत्वपूर्ण होता है। जब तक शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कथन यही रहेगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र या धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद क्षमताओं का सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायता कर गई। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूल हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायता कर सके। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए, ये बच्चों को सीखना और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है। एक, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप में सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। शिक्षार्थियों को यह छूट दे देनी चाहिए कि सीखना है और कैसे सीखना है। यदि आपको सीखना है और कैसे सीखना है, ये शिक्षार्थियों के लिए छूट होनी चाहिए। ऐसा वातावरण मिलना चाहिए। ये नहीं कि लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, बालकों लंबे समय तक सुनते रहना चाहिए, जिससे क्या है छात्र भी बोर हो जाते हैं। लगातार गृह कार्य देते रहने से भी छात्र नहीं सीख पाते हैं, गृह कार्य में व्यस्त रहते हैं। सीखने द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, या सीखते हैं उसके द्वारा व्यक्तिगत कार्यों को करें। ये इनमें जो सफेद वातावरण है कि सीखना है और कैसे सीखना है, ये इसके लिए बच्चों को छूट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अनुदेशन, यहाँ पर उपयुक्त कथन को चयन करना है आपको। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त कथन कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी महत्वपूर्ण आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर, कथन को समझो और तब आंसर देना है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को यहाँ पर जो उपयुक्त कथन है वो कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो रहेगा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए चलेंगे और निःशुल्क क्लासेस ओनली ऑन यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। हमारी कोई भी क्लास बिना पे शुल्क के आपके लिए उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक क्लास यूट्यूब पर मिलेगी और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।